हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारी विजन आइज की है। तो एक्चुअली ये अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल फर्स्ट है। फर्स्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो 3 मंथ की है, क्योंकि फरवरी तक आपने देखा था, नहीं जनवरी तक जो पीटी 365 अब तक मैं जितना डिस्कस की हूँ वो लास्ट ईयर के मई से लेकर जनवरी तक था। लेकिन अभी जो 3 मंथ है, फरवरी मार्च अप्रैल, उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे टॉपिक्स को यहाँ पे इकट्ठा आपके सामने रखा गया है इस मैगजीन में। तो इस मैगजीन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्लस आपको इंडिविजुअल जो मैं मंथली मैगजीन को यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, तो उसमें फरवरी और मार्च के बहुत सारे टॉपिक मैं नहीं कवर अप कर पाई हूँ, लेकिन अप्रैल मंथ का पूरा मैगजीन कंप्लीट हो चुका है, मई का भी आपका कंप्लीट हो चुका है। फाइन। तो यहाँ पे देखिए, इंडिविजुअली कवर करने से अच्छा है कि अभी टाइम बहुत कम है, तो मैं ये अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल उठा रही हूँ, जिससे कि आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो आपका कवर हो जाएगा। लेकिन वो जो मंथली मैगजीन रह गई है उसकी मैं कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं ज़रूर कंप्लीट करा दूंगी, जो इस मैगजीन में नहीं होंगे, तो आप लोग उसके लिए परेशान ना हो। और रही बात पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, तो मैं फरवरी और मार्च दोनों मंथ की पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट करा दी हूँ। तो इसे मैं बाद में यहाँ पे इसको मैं डिस्कस करूँगी। पहले मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस कर लूँ, क्योंकि फेव की तो हो चुकी है आधा, लेकिन मार्च की बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप लोग की जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फरवरी मार्च अप्रैल की भी हो चुकी है, तो इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक नहीं हुई है उसे मैं कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, रैदर देन जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करने में। तो मैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को लास्ट में डिस्कस करूँगी, लेकिन इसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। तो आई होप कि आप लोग के मन में जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर हो गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के लेसन के साथ। देखिए, ये अपडेटेड मटेरियल फर्स्ट है, इसके बाद सेकंड भी आएगा जिसमें आपका मई जून जुलाई, ठीक है, मई जून जुलाई मंथ की उसमें रहेगी, क्योंकि इसमें अप्रैल तक है। तो 3-3 मंथ का जो है ये लास्ट ईयर भी जिस तरीके से आपने देखा था विजन आईएएस लास्ट मंथ में निकाले थे, तो उस तरीके से इस बार भी चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इंडिया और पर्शियन गल्फ की जो रीजन है उसके रिलेशन को समझें, और पर्शियन गल्फ वाली जो रीजन है वो हमारे देश के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और मेनली ये न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में समझते हैं। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया एयरफोर्स, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, उनके द्वारा पहली बार पार्टिसिपेट किया गया है एक एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 6। और ये एनुअल मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है जो कि इस बार होस्ट किया जा रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, और ये उनके एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पे होस्ट किया जा रहा है। और इसमें आप देखो ये क्या इंडिकेट करता है, हम लोग पहली बार यहाँ पे पार्टिसिपेट किए और हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, इससे यही इंडिकेट हो रहा है कि हमारी जो मिलिट्री टाइज है वो हम लोग पर्शियन गल्फ रीजन के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फाइन। तो ये चीज़ आप समझने का कोशिश कीजिए। ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पहली बार पर्शियन गल्फ में होने वाली जो एक्सरसाइज है वो कौन सी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया। सो ये एक्सरसाइज है डेजर्ट फ्लैग 6 है। और इसी से क्या ये दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि हमारी जो इंडियन मिलिट्री टाइज है वो हम लोग पर्शियन गल्फ के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। पहले मैप में देख लेते हैं कि एक्चुअली हम लोग किस रीजन की बात कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये है पूरा पर्शियन गल्फ, और ये आपको देखने को मिलेगा कि वेस्ट एशिया में है ये वाली रीजन, ठीक है। ये पर्शियन गल्फ है। यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री आती है, तो पर्शियन गल्फ में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ईरान है, साथ ही इराक है, देन यहाँ पे कुवैत सिटी है, फिर बहरीन भी है, कतर भी है, सऊदी अरेबिया भी है, एंड यूनाइटेड अरब एमिराट्स भी है, ठीक है। तो इतने कंट्रीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज़ है जो कि पर्शियन गल्फ को यहाँ पे सराउंड्स करती है, जिसे हम लोग गल्फ कंट्रीज़ भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये पर्शियन गल्फ है, और यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ ओमन है। तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन को यहाँ पे जोड़ता है कौन सा स्ट्रेट, तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो गल्फ को जोड़ता है, तो ये है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमन। ओके, तो ये आपका जो है मैप प्रैक्टिस हो चुकी है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक और प्लेस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं शत अल अरब। तो इसे ध्यान रखिएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि पर्शियन गल्फ के वेस्टर्न साइड में ये आपका पोर्शन है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आइए कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं पर्शियन गल्फ रीजन के बारे में। जैसा कि अभी हमने देखा कि 8 कंट्रीज़ हैं, ईरान, ओमन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक भी है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये पर्शियन गल्फ को पूरी तरीके से बॉर्डर करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी देख लिए। पर्शियन गल्फ और इसके जितने भी कोस्टल एरियाज़ है वो वर्ल्ड के सब सिंगल लार्जेस्ट आपको देखने को मिलेगा सोर्स ऑफ पेट्रोल है। कहने का मतलब है कि वर्ल्ड की जो ऑयल रिजर्व्स है ना, उसका 50% आपको इस पर्शियन गल्फ में ही देखने को मिलेगा, और जितने भी इंडस्ट्रीज़ है वो इसी रीजन में डोमिनेट करते हैं। जैसे आप लोग देखो कि
साफनिया ऑयल फील्ड है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड है, और ये लोकेटेड कहाँ है, तो पर्शियन गल्फ में। अब ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि साफनिया ऑयल फील्ड कहाँ है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है आपको। पर्शियन गल्फ आप अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तेल तो मिल रहा है, ऑयल मिल रहा है, इसके अलावा आपका फिशिंग ग्राउंड है, बहुत ही हेल्दी फिशिंग ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा कोरल रीफ्स है यहाँ पे, मोस्टली रॉकी है, और बहुत ज़्यादा पर्ल वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, जो आप लोग मोती मोती कहते हो ना, जो पर्ल, रियल पर्ल जो होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। बट इसकी जो इकोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल स्पिल्स की कहानी आपको देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो ऑयल स्पिल क्या होता है कि कई बार आप देखो कि जो वेजल्स यहाँ पे ऑयल लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ये रूट जो है बिजी है, क्योंकि यहाँ से आपका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए ये आप से काफ़ी ऑयल वेजल्स जो है वो जाते हैं, और इंडिया में भी यहीं से आपका सप्लाई होता है, साथ ही साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी, आप साउथ ईस्ट एशिया में भी देखोगे कि यहीं से आपका जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कई बार ये तेल भी लीक हो जाते हैं, जिससे कि तेल लीक जो ऑयल लीक होते हैं, ऑयल स्पिल हो जाते हैं पूरी तरीके से, आपके जो समुद्र का पानी है उसमें ऑयल आ जाता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड होते हैं जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है पर्याप्त मात्रा में, और उनकी मास नंबर में आपको देखने को मिलेगा कि डेथ हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अब आपको पता है कि जहाँ पे भी इंडस्ट्री वगैरह होते हैं तो वहाँ पे एक साइड आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, बट दूसरे साइड जो है हमारी चाहे इन्वायरमेंट कह लीजिए या फिर एक्वेटिक इन्वायरमेंट कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय ज़रूर होती है। पर्शियन गल्फ की बात करें तो 1980 और 1988 का एक समय था जब ईरान इराक का ये एक वॉर बैटलफील्ड था। वहीं अगर हम लोग बात करें तो 1991 का गल्फ वॉर भी आप लोग सुने होंगे। इंडिया की हिस्टोरिकल कनेक्शन अगर हम लोग गल्फ के साथ देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि हज़ारों हज़ारों सालों पुरानी हमारा रिश्ता है ये गल्फ, पर्शियन गल्फ के साथ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंशियंट जो सिविलाइजेशन थी, हमारी सबसे पुरानी जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो कि अपना व्यापार स्टार्ट की थी, तो वो पर्शियन गल्फ के ही रूट से स्टार्ट हुआ था। साथ ही साथ इंडियन रुपीज़ अगर हम लोग देखें तो कुवैत हो गया, बहरीन, कतर, ओमान और क्रूशियल स्टेट्स है, जो कि आज के डेट में इसको यूनाइटेड अरब अमीरेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि लीगल टेंडर था, यानी कि हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो इन सारे कंट्रीज़ में भी वहाँ पे भी इंडियन रुपीज़ ही चलते थे, वहाँ का अपना रुपीज़ चलता था, बट लीगल टेंडर था। लीगल टेंडर कहने का मतलब है कि जो भी आपके हाथ में आज के डेट में नोट है, कॉइन्स है, ये सब कुछ लीगल टेंडर है। इट मीन्स कि इस कॉइन की, इस नोट की वैल्यू है, जिस दिन इसका लीगल टेंडर खत्म हो जाएगा, इट मीन्स कि ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर बच जाएगा। ओके, आज की डेट में अगर गल्फ़ की बात करें तो ये इंटीग्रल पार्ट है हमारा इंडिया का अगर एक्सटेंडेड नेबरहुड की अगर हम लोग बात करें तो गल्फ़ हमारा उसी का एक पार्ट है। मीन्स आप लोग को पता है कि हम लोग पड़ोसी देश पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे वो हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी हो या फिर और भी कोई अगल बगल नेबरहुड हो, तो इनको हम लोग मानते हैं कि एक्सटेंडेड नेबरहुड है हमारा। तो इस तरीके से आप लोग देखो कि काफ़ी अच्छा खासा रिश्ता रहा है, आज से नहीं, ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कह रही हूँ। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग गल्फ़ कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल। अब इस गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल से ऑलरेडी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है वो बन चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सी कंट्रीज़ इस गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल की मेंबर नहीं है, बस यही पूछा गया था। अब आप देखो कि ये जो काउंसिल है इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1981 में हुई थी, और किस कंट्री के बीच में, तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरेट्स है। ओके, तो इनके स्पेशल रिलेशंस है, जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। सिमिलर इनका पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि इस्लामिक पे ये बिलीव करते हैं। जॉइंट डेस्टिनी है और कॉमन ऑब्जेक्टिव है जिसके ऊपर ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ है ये काम करते हैं। इनका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो सऊदी अरेबिया के रियाद में है, और ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इस काउंसिल में। ठीक है, तो इस काउंसिल का काम है कि ये सारे एंगल्स पे ये काम करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रीज़न हो, चाहे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, सोशल हो, रीजनल हो। तो इस तरीके का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी तरीके से गल्फ़ कंट्रीज़ जो है उनके साथ ये काम करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो पर्शियन गल्फ़ रीजन है ये हमारे इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड का 50% जो है ऑयल मिलता है, और हमारी जो इकॉनमी डिपेंडेंट है वो ऑयल पे डिपेंडेंट है, और हम लोग जो ऑयल के लिए डिपेंडेंट है वो पर्शियन गल्फ़ पे डिपेंडेंट है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है, अगर ये तेल देना बंद कर देना तो हमारे यहाँ जो है इकॉनमी ठप हो जाएगी, तेल खत्म काम खत्म, वो वाला सीन हो जाता है। तो इसलिए ये रीजन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रिलेशन अगर पर्शियन गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ देखें तो ये आज से नहीं है, आप देख चुके हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। तो मेनली यहाँ पे 3 E's पे डिपेंडेंट है, इट मीन्स कि एनर्जी, इकॉनमी एंड एक्सपेट्रिएट्स भी है। अगर हम लोग इकोनॉमिक रिलेशन देखें तो व्यापार के रूप में अगर हम लोग देखें तो इंडिया और गल्फ़ ट्रेड जो है 2019-20 में
इंडिया की जो ग्लोबल ट्रेड है उसका 19% यहीं से हम लोग व्यापार किए हैं। ऊपर से यूएई और जो सऊदी अरेबिया है वो इंडिया का थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो व्यापार है सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए है, तो ऑब्वियस है कि जो कच्चे तेल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, इसी का हम लोग अपने देश में इंपोर्ट करते हैं। इंडिया भी यहाँ से एक्सपोर्ट करती है। तो क्या क्या हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो बहुत सारे आप देखो कि प्रीशियस जो स्टोन होते हैं, फिनिश्ड प्रीशियस स्टोन, इसको हम लोग जो है पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ को देते हैं। काफ़ी ज्वेलरी आइटम्स भी देते हैं, मिनरल फ्यूल्स भी है, रिफाइंड ऑयल्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग गल्फ कंट्रीज़ को देते हैं। तो इसलिए हमारा व्यापार जो है काफ़ी बैलेंस तरीके से होता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया और इस रीजन में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, दोनों तरफ इंडिया में भी और गल्फ कंट्रीज़ में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी होती है, तो दोनों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को सहायता करते हैं। सऊदी अरेबिया और अबू धाबी की बात करें तो ये एक एग्रीमेंट भी साइन किए हैं, जिससे कि लार्जेस्ट रिफाइनरी जो पूरे वर्ल्ड में है ना, वो हमारे महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ये डेवलप किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लार्जेस्ट रिफाइनरी, बहुत बड़ा ये रिफाइनरी बन रहा है पूरे वर्ल्ड का, और ये चीज़ें किसके साथ की गई है, सऊदी अरेबिया और अबू धाबी के साथ। तो ये आप लोग देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट भी जो है हम लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी बेटर तरीके से करते हैं। सेकेंड पॉइंट है एनर्जी। एनर्जी कहने का मतलब है कि 53% जो हमारी इंडिया की ऑयल इंपोर्ट है, 41% जो गैस इंपोर्ट है वो सिर्फ इसी रीजन से आती है। तो एक मोर देन 50% हम लोग इस रीजन पे डिपेंडेंट है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें रेमिटांस, इट मीन्स कि आपको पता है कि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, और काम करते हैं तो उनको वहाँ पे अर्निंग होती है, और अर्निंग होती है तो वो वापस अपने इंडिया में अपने फैमिली को पैसे वापस भेजते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे रेमिटांस कहते हैं। तो कहा जाता है कि अराउंड 9 मिलियन इंडियंस जो है वो पर्शियन गल्फ रीजन में रहते हैं। पहले तो ये याद रखना है कि 9 मिलियन इंडियंस रहते हैं। उसमें से जो रेमिटांस आता है वो आप देख सकते हो कि 40 to 50 बिलियन डॉलर तक का आता है, जो इंडिया का जीडीपी का 2% ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ह्यूज नंबर ऑफ रेमिटांस हमारा अकेले पर्शियन गल्फ से ही आ जाता है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी हैं, जैसे कि हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स अगर देखें तो 4 कंट्री के साथ हैं, ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया और यूएई। और आज से नहीं है, 2003 से है। किसी किसी इशू के ऊपर हम लोग एक दूसरे के साथ कोलैब करके काम करते हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गई, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और एंटी पायरेसी है। अब आपको पता है कि पायरेसी यानी कि जो समुद्री चोर होते हैं वो इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, चोरी वगैरह काफ़ी होती है, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए काम करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, लोगों की भी चोरी होती है, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए, उसको भी रोकने के लिए, लोगों की चोरी होकर लोगों को बेचा जाता है, तस्करी किया जाता है, तो उसको भी रोकना है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे आप देखते हो कि एक ग्रुप होता है वो पहले से प्लान करके क्राइम करते हैं। और साइबर सिक्योरिटी पे काम किया जाता है, इट मीन्स कि जो ऑनलाइन थ्रेट आपको देखने को मिल रही है, साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ते जा रही है, उस फील्ड में काम करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग है, इट मीन्स कि जिस पैसे पे टैक्स नहीं दिया जाता है तो उसको हम लोग ब्लैक मनी कह देते हैं, तो वैसे पैसे को भी यहाँ पे रोकने की बात की जाती है। और काउंटर टेररिज्म है, यानी कि आतंकवाद पे भी यहाँ पे किसी तरीके से रोका जाए, इन सारे फील्ड पे, इन सारे मुद्दों पे हम लोग यहाँ पे पर्शियन गल्फ की जो 4 कंट्रीज़ है उनके साथ काम करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट टॉपिक हो गई पर्शियन गल्फ के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सुएज़ कैनाल। सुएज़ कैनाल के बारे में देखते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी था, क्योंकि एक हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट कंटेनर शिप है जिसका नाम है एवर गिवन, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपका न्यूज़ में है। ये स्टक हो गई थी, यानी कि गलत तरीके से यहाँ पे जो है ना वो इस तरीके से स्टक हो गई थी कि ना ये शिप आगे जा पा रही थी, ना ये शिप पीछे जा पा रही थी, जिसकी वजह से ये जो रास्ता है, क्योंकि ये बहुत नैरो ये आपका जो है रास्ता है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो चुका था। तो काफ़ी लंबे समय तक ये ब्लॉक हुआ था, और आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी बिजिएस्ट रूट है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो वेसल्स शिप्स होते हैं ये आना जाना करते हैं, और ये जो शिप अटक गई थी इसके कारण यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया था। तो आइए मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे और ज़्यादा आपको क्लियर व्यू देखने को मिल रहा होगा। अभी हम लोग पर्शियन गल्फ इस रीजन के बारे में बात कर रहे थे, फाइन। तो ये है अरेबियन सी, और यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया है। तो पर्शियन गल्फ के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग इसके जस्ट नीचे आते हैं सऊदी अरेबिया के, और यहाँ पे साउथ में देखेंगे ये है रेड सी। रेड सी है, लेकिन ऊपर आप चलोगे तो यहाँ पे आपको ये जो है सुएज़ कैनाल देखने को मिलेगा। सुएज़ कैनाल जो अपनी बॉर्डर शेयर करती है ये इजिप्ट के साथ यहाँ पे बनाया गया है। ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, मैनमेड ये आपको कैनल देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं इस कैनल के बारे में और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सुएज़ कैनाल कितना लंबा है, तो 193 किलोमीटर ये लॉन्ग है। आर्टिफिशियल तरीके से ये वाटरवेज बनाया गया है, और कहाँ है, तो इजिप्ट में है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कैनल है ना, ये 2 बड़ी नदियों को यहाँ पे जोड़ते हैं, यानी कि आप यहाँ पे सी कह सकते हैं। ये है रेड सी और ये है मेडिटेरियन सी।
इसको कौन जोड़ता है? तो ये है यहाँ पे स्विस कैनाल, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पे डायरेक्ट शिपिंग होती है यूरोप और एशिया के बीच में। अब यहाँ पे आपका एशिया आ जाता है, वैसे ये वेस्ट एशिया है पूरा, ये पूरा एशिया है, और ऊपर आप जाओगे तो यूरोप है, तो ये यूरोप और एशिया के बीच में ये बहुत अच्छा कनेक्टिविटी ये फिक्स करते हैं। साथ ही एक क्रूशियल लिंक है जिसमें कि ऑयल, नेचुरल गैस और कार्गो जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होती है ईस्ट टू वेस्ट, और यहाँ पे 10% जो है ग्लोबल ट्रेड देखने को मिलेगा, जो कि कितनी इसकी कॉस्ट होती है, तो $10 बिलियन तक का जो है ना यहाँ पे सामान हर एक दिन इस स्विस कैनाल के थ्रू होकर पास होता है। तो आप समझ सकते हो कि $10 बिलियन एक दिन की यहाँ पे कमाई है इजिप्ट की, $10 बिलियन, तो कितना ज़्यादा यहाँ पे कमाई करते हैं। और इतने लंबे समय तक ये ब्लॉक रहा तो कितना ज़्यादा नुकसान भी हुआ होगा इस इजिप्ट कंट्री को, और बहुत सारे देशों को भी नुकसान हुआ होगा, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट हो जाता है। दूसरे सामानों में से अगर हम लोग देखें तो 54 मिलियन टन्स ऑफ सीरियल्स हैं, 53 मिलियन टन्स ऑफ ओर्स मेटल्स हैं, 35 मिलियन टन्स ऑफ कोल और कोक है, जो कि इस कैनाल के थ्रू होकर ये पास होते हैं। साथ ही ये कैनाल में आप देखो कोई लॉक नहीं है, इट मीन्स कि ये कैनल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे ये आप मान लो कि ये कैनल है, ठीक है, तो यहाँ पे गेट हो सकता है, यहाँ पे गेट हो सकता है, मन किया तो यहाँ पे ये कंट्री जो है इस गेट को लॉक कर देते हैं, लेकिन ये ओपन कैनल है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो आप देखो कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी यहाँ पे हैंडल किया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी रीजंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ये इस लोकेशन को देख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ये स्वेज कैनाल है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके बाद रेड सी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेड सी की अगर हम लोग बात करें तो इसके चारों ओर की कंट्रीज़ कौन कौन है, तो सबसे पहले यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, येमेन है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इजिप्ट है, एंड देन यहाँ पे एरिटेरिया है, जिबूती है, सोमालिया है, और यहाँ पे आपका जॉर्डन भी है। जॉर्डन भी हल्का सा जो है वो टच करता है रेड सी को, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि स्वेज वार, जो कि काफ़ी न्यूज़ में था और ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, एनसीईआरटी पढ़े होंगे, तो स्वेज वार के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो 1956 का था। एक्चुअली इजिप्ट जो था ना उस समय बैंकरप्ट हो गया था 19th सेंचुरी में। ये इजिप्ट की पुरानी, आज की डेट में आपको इजिप्ट अच्छी कंट्री देखने को मिलती है और उसकी इकॉनमी ये सुएज कैनाल से पूरा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है एक दिन में $10 बिलियन तक का जो यहाँ पे सामान है वो आना जाना करता है। तो अब इजिप्ट का एक समय ऐसा था कि पूरी तरीके से बुरा हाल हो चुका था, यानी कि बैंकरप्ट हो चुका था इजिप्ट कब, तो 19th सेंचुरी में, और ये कोशिश कर रहा था कि अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करे, यानी कि जहाँ भी जिस देश में आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलती है वहाँ पे हर तरीके का डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहाँ के जो इजिप्ट के गवर्नर थे ना, वो यहाँ पे अपनी शेयर होल्डिंग कंपनी में बेच चुके थे और फिर वो मैनेज किए थे सुएज़ कैनाल को। उसके बाद आप देखो ये ब्रिटिश के साथ इसको मैनेज कर लिए थे, लेकिन 1875 से जो इस कैनाल का कंट्रोल है ना वो फ्रांस और ब्रिटेन के पास था। इसके बाद आप देखो इजिप्ट का जो है, इजिप्ट को भी ब्रिटेन ने अपने ऊपर जो है कब्जा कर लिया था, जैसे हमारे ऊपर शासन किया था ब्रिटेन ने, वैसे यहाँ पे भी इजिप्ट को भी ब्रिटेन ने शासन किया था। लेकिन फिर भी किसी तरह एट एनी कॉस्ट आप देखो कि इजिप्ट जो है स्वतंत्रता हासिल किया था कब, 1922 में। बट ब्रिटिश की जो ट्रूप्स थी ना वो अभी भी यहाँ पे इस कैनाल को कंट्रोल कर रही थी। तो चलिए ठीक है, इजिप्ट तो अपना स्वतंत्र हो गया, लेकिन ये कैनाल अपना स्वतंत्र नहीं करा पाया। तो क्या करना होगा, कहीं ना कहीं से तो दिमाग लगाना ही होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि धीरे धीरे इजिप्ट में करके, क्योंकि इजिप्ट में क्या था कि स्वतंत्रता हो तो आ चुकी थी, लेकिन वहाँ पे जो है चीज़ें संभाले नहीं संभल पा रही थी। तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे ना वो कैनाल को नेशनलाइज कर दिए थे, जैसे ही ब्रिटिश जो है वो यहाँ से डिपार्ट हुए तो नेशनलाइज कर दिए। उसके बाद ये कुछ और भी स्टेप्स लिए, जो कि यहाँ पे देखने को मिला कि काफ़ी सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पे इजराइल, क्योंकि इजराइल भी उस समय बढ़ता जा रहा था अपना 1947 से। आपको पता है कि 48 में इजराइल जो है वो पैलेस्तीन पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था, तो इजराइल का अलग ही दबदबा देखने को मिल रहा था, वेस्टर्न अलाइज का भी यहाँ पे दबदबा देखने को मिल रहा था, तो और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ, जिसके कारण आप देखो कि कैनल धीरे धीरे क्लोज होने लगा और यहाँ पर रिस्क देखने को मिला सोवियत यूनियन का और यूनाइटेड स्टेट का। फिर क्राइसिस जो है लास्टली जाकर 1957 के स्टार्टिंग में ये एंड हुआ, और एक एग्रीमेंट के साथ, जो कि यूनाइटेड नेशन में ये आपका एग्रीमेंट हुआ, और पहली जो पीस कीपिंग फोर्स है वो इस एरिया में भेजा गया, क्योंकि ये कैनल वाला एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा अशांति हो चुका था, तो यहाँ पे शांति फैलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी गई थी। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस है, इसमें सबसे ज़्यादा पीस कीपिंग फोर्सेस स्टार्टिंग से हमारा भारत का है, ठीक है। और हम लोग कई देशों में ऐसा कोशिश भी किए हैं जहाँ पे शांति नहीं था, वहाँ पे शांति हम लोग इस तरीके से प्रदान भी किए। तो जो आउटकम्स था वो यही देखने को मिला कि इजिप्टियन की जो नेशनलिज्म थी इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो पाया, और फिर आज की डेट में जो सुएज़ कैनाल है वो पूरी तरीके से इजिप्ट के कंट्रोल में है, और बेटर तरीके से वो यहाँ पे अपना जो है खर्चे वगैरह निकाल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे CPTPP के बारे में है। इट मीन्स की कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ कौन कौन है ये देखेंगे। 11 पैसिफिक रिम नेशन है, 500 मिलियन कंज्यूमर्स हैं, और यहाँ पे आप देखो जीडीपी का 13.5 ट्रिलियन डॉलर तक का जीडीपी में यहाँ पे खर्च होता है। रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या बातें की गई है कि जो यूके है उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, और फ्री ट्रेड ब्लॉक होगा ये एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ का। मेनली हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं, फिर समझेंगे कि यूके इसको क्यों यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिलता है 11 कंट्रीज़ के बीच में, जो कि एशिया पैसिफिक की है। यहाँ पे आप देखो ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, तो यहाँ पे हम लोग इसको साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। तो ये एशिया है और ये पैसिफिक वाला रीजन है। तो मेनली यहाँ पे 11 कंट्रीज़ है, जैसे कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिले, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, जापान, ब्रुनई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये 11 कंट्रीज़ है जो कि एक साथ मिलकर आपस में ट्रेड करते हैं, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि कोई भी यहाँ पे तारीफ वगैरह नहीं लगती है। तो यूके भी चाहता है कि ठीक है यहाँ पे इन लोग के साथ मिलकर काम करे, जिससे कि उनको भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो है वो फ़ायदा मिले, और यहाँ पे जो है ये सारे मार्केट का भी एक्सेस मिल सके। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले क्या था, तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था, लेकिन ये नाम बदला इसलिए गया क्योंकि आपको पता है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जब यूएस के प्रेसिडेंट बने थे तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिए थे। हालांकि वो बहुत ज़्यादा बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे जिससे कि वो विड्रॉ कर लिए थे, तो उसमें से एक ये भी था। तो इनके जाने के बाद यहाँ पे सोचा गया कि ठीक है ये चले तो चले गए, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं डूबना चाहिए, इसको फिर से रिफॉर्म करके इसका नाम थोड़ा सा रीनेम करके यहाँ पे लाया गया। सीपीटीपीपी की अगर बात करें तो यहाँ पे मार्केट एक्सेस देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे सामान हो गया, सर्विस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गए, लेबर हो गए, मोबिलिटी है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, इन सब की मार्केट एक्सेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे और भी चीज़ें कवर की जाती है, जैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है, और लेबर राइट, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि सस्ते दाम के जो यहाँ पे सस्ते चीप कॉस्ट में यहाँ पे आपको लेबर मिल जाएंगे, मज़दूर मिल जाएंगे, लेकिन उनको कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता, उनके राइट्स का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाता है। और जो व्यापार वगैरह किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट को ताव पे लगा के यहाँ पे काम किया जाता है, उनको भी प्रोटेक्ट करने का पूरा पूरा यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशंस का बेनिफिट क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर बेनिफिट देखें तो यहाँ पे जो टैरिफ है ना, वो आप लोग देखो कि 95% जो गुड्स है इस कंट्रीज़ के बीच में जो यहाँ पे ट्रेड होता है, उनमें 95% जो गुड्स का टैरिफ है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इससे बेटर क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट एक्सेस जो है वो बढ़ पाता है। साथ ही साथ ईजियर रूल ऑफ ओरिजिन क्राइटेरिया है, जो कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पता चल पाता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है किस कंट्री से निकल कर आई है। साथ ही साथ फ्री क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो भी होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी 11 कंट्रीज़ हैं वो आपस में भी अपने डेटाज को जो है एक्सचेंज करते हैं, तो उनको सारी चीज़ें पता भी होती है, एक ट्रेड करने में एक सहूलियत मिलता है। साथ ही आप देखो कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जितने भी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज है ना, उनके द्वारा अगर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उनका एक अलग से रूल्स है, जो कि काफ़ी बेटर है कि उनको प्रमोट करने के लिए इस तरीके से जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन इनके लिए लाया गया है। साथ ही सिंपल, इफेक्टिव और क्लियर और प्रिडिक्टेबल कस्टम प्रोसीजर होता है। आप देखते हो कई बार कस्टम प्रोसीजर ऐसा होता है ना कि कई सामान जो है लंबे समय तक पोर्ट में ही टिकी रहती है, वो कंट्री में इंटर ही नहीं हो पाती है। या फिर कई बार आप ऐसा देखते हो कि इंडिया का सामान जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ में जाता है तो कस्टम क्लियरेंस में क्लियर ही नहीं हो पाता और वापस हमारे देश वो आ जाता है। कस्टम क्लियरेंस कहने का मतलब है कि एक तो सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें, दूसरा है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स अप टू द मार्क होनी चाहिए उस कंट्रीज़ के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे सामान जो है बहुत सारे कंट्री से रिजेक्ट हो जाते हैं, वैसे हमारे ही देश के सामान नहीं है, आपको और भी कंट्रीज़ के सामान देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ है कि कस्टम प्रोसीजर किसी किसी कंट्री का बहुत टफ होता है, जैसे चाइना का आप देख सकते हो, यूएस का आप देख सकते हो, फ्रांस का देख सकते हो, बहुत टफ होता है कि वहाँ पे किसी भी सामान को आप नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे आराम है कि आप लोग अपने में जितने भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे वो आपस में ही कस्टम क्लियरेंस जो प्रोसीजर है उसको बहुत सिंपल रखें, जिससे कि सामान जो है उनके मार्केट तक पहुँच पाए। और प्रिडिक्टेबिलिटी इंक्रीज होते हैं यहाँ पे। बहुत सारे जो बैरियर्स हैं, जैसे अभी मैं जितना भी आपको बताई वो सारे बैरियर्स यहाँ पे मिनिमाइज़ हो जाते हैं, तो एक व्यापार करने में बहुत आसान होता है, बिना टेंशन के, बिना हेडेक के। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी बेटर है। इसलिए यहाँ पे यूके जो है अभी सोच रहा है कि इसको ज्वाइन करे और अपनी तरफ से वो प्रपोजल भी रख चुका है। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन फिर से न्यूज़ में आ गया है, तो इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट इसके मेंबर कंट्रीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको पता है हर एक साल कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंबर कंट्री के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। हालांकि लास्ट टाइम 2020 में आपको पता है कि G20 के कंट्रीज़ के बारे में पूछ लिया गया था, तो इट मे बी पॉसिबल कि इस बार आपका इस ऑर्गेनाइजेशंस की कंट्रीज़ के बारे में पूछ लिया जाए। तो 11 कंट्रीज़ कौन है आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में
कनाडा, मैक्सिको है, पहले तो यूएस भी था लेकिन यूएस ख़त्म हो गया, तो कनाडा, मैक्सिको है, फिर पेरू, चिले है, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन को टच करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग एशिया की बात करें, पैसिफिक यहाँ पे, तो ये एशिया में आपका क्या क्या है, मलेशिया, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिर ये भी आपका पैसिफिक ओशन ही है, तो यहाँ पे जापान, वियतनाम, ब्रुनई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का क्या अब यहाँ पे हो रहा है, आप देखो कि रिसेंटली यूके के कोर्ट जो है ना, वो यहाँ पे नीरव मोदी को एक्स्ट्राडिटेड कर रहे हैं इंडिया, यानी कि इंडिया भेजने की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं नीरव मोदी को। अब ये फ्यूजिटिव है, यानी कि ये आपको पता है कि डायमंड का इनका अपना खुद का जो है बिजनेस है। तो नीरव मोदी है जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी है, इनके द्वारा ये वांटेड है, यानी कि ये लोग चाहते हैं इनको, और इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करके हमारे इंडिया से ये भाग चुके हैं, यानी कि 13,500 करोड़ का जो है बैंक लोन फ्रॉड केस में जो है इनके पीछे ईडी और सीबीआई पड़ी हुई है। तो यही बात है, नीरव मोदी है, इनसे पहले आपको पता है कि 9,000 करोड़ का जो है घाटा करके विजय माल्या भागे थे, इसके साथ नीरव मोदी है। नीरव मोदी के साथ और भी है, मेहुल चौकसी वगैरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसा काम किए हैं, हमारे इंडिया को चूना लगा के भाग जाते हैं। तो हमारा और यूके का एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है जो कि 1992 में ही साइन किया गया था। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कहने का मतलब ये होता है कि हमारे देश से जो लोग भागकर यूके में जाकर अगर बस जाते हैं, तो यूके की जो कानून है और यूके की जो सरकार है ना, वो हमारे इंडियंस को हमें वापस देने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और यही सेम अगर कोई ऐसा होता है, वैसे तो होता नहीं है, अगर मान लीजिए कि कोई यूके का आदमी हमारे देश में आ जाए, तो हम लोग भी उनको हेल्प करेंगे इन्वेस्टिगेशन और सारी प्रोसीजर में। समझते हैं बेसिकली कि एक्स्ट्राडिशन होता क्या है। अगर हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग देखें, तो एक्स्ट्राडिशन कहने का मतलब है कि एक स्टेट के एक कुछ पार्ट को डिलीवर करना, ठीक है, दूसरे स्टेट को डिलीवर करना। अगर वो चाहते हैं कि इस डील को यहाँ पे हम लोग डील में यहाँ पे काम करें, और वो भी क्राइम से रिलेटेड, जैसे कि ये भी एक तरीके का आप कहते हो कि बहुत बड़ा क्राइम है कि हमारे बैंक को चूना लगा के भागे हैं। तो एक्स्ट्राडिशन कहने का मतलब है कि यूके जो है हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी इन द केस ऑफ कि अगर कोई इंसान इंडिया से यूके चला गया है और कोई क्राइम करके चला गया है, या फिर उनके ऊपर कोई एक्यूज्ड है, आरोप लग चुका है, कॉन्विक्टेड है, और वो जस्टिसेबल होगा कहाँ, तो कोर्ट, और वो भी अदर स्टेट में। पहले क्या, अभी क्या होगा ना, एक्स्ट्राडिशन में कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि हमारे इंडियंस के द्वारा ये कह दिया जाए कि वो हमारे देश में जो है इतना नुकसान करके भागे हैं। तो यूके की कोर्ट भी जो है ना, इस चीज़ को पूरी तरीके से जांच पड़ताल करती है, वो भी इन्वेस्टिगेट करती है, और वो भी पूरी चीज़ें देखती है कि हाँ, इंडियन कोर्ट जो कह रही है वो सच है कि नहीं है, इनके ऊपर इस तरीके का आरोप है तो क्या इन्होंने वैसा जुल्म किया है कि नहीं किया है। इस चीज़ को यूके बहुत बेहतरीन तरीके से देखते हैं, तो इसको एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। एक एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट होता है कि मेरे देश के जो आरोपी है उसको हमारे देश में वापस भेज दे, क्योंकि उनके अंदर जो है उनके ऊपर एक अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी इन्वेस्टिगेट करना है, अंडर ट्रायल है वो, और कॉन्विक्टेड क्रिमिनल्स है। कहने का मतलब है कि वो एक ऐसे कन्विक्टेड क्रिमिनल्स है कि वो यहाँ पे इस तरीके का क्राइम करके गए हैं। साथ ही एक्स्ट्राडिशन जो एक्ट है 1962 का, इसको बाद में चलकर 1993 में मॉडिफाई किया गया था। तो इसमें इंडिया की जो लेजिस्लेटिव बेसिस है एक्स्ट्राडिशन का, ये चीज़ें प्रोवाइड की गई थी कि हम लोग इस तरीके का जो है एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ। अब देखते हैं कि ये ट्रीटी क्या है, व्हाट आर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़। तो 1962 की जो कानून है, इसमें कहा गया है कि जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, ट्रीटी कहने का मतलब होता है कि एक संधि है, दो लोग, दो कंट्रीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, या फिर अरेंजमेंट भी कह सकते हो, जो कि इंडिया के द्वारा फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ये किया जाता है एक्स्ट्राडिशन को लेकर। और एक्स्ट्राडिशन कैसे, भगोड़े को लेकर, कोई क्राइम करके जो भाग जाते हैं ना, उनको हम लोग फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स कहते हैं, तो उनको वापस अपने देश में लाने के लिए इस तरीके का हम लोग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ करते हैं। लेकिन फिर भी आप देखो कि यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ जो है, इसमें 5 प्रिंसिपल है। सबसे पहला क्या है कि ये जो एक्स्ट्राडिशन है, ये आपका सिर्फ उसी यहाँ पे अप्लाई होगा ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द ऑफेंस, जो अपराध किया गया है ना, अगर वो इस ट्रीटी में मेंशन्ड है कि हाँ ये सारे अपराध है, ये सारे क्राइम है, अगर ऐसा करके कोई लोग जो है दूसरे देश में भाग जाते हैं, तभी वैसे लोगों को अपने देश में भेजा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि जो एक्स्ट्राडिशन की जो प्रोसीजर है वो पूरा तभी होगा, उसको स्टार्ट तभी किया जाएगा जब कोई लोग इस ट्रीटी के अंदर जो क्राइम मेंशन्ड है वो उस तरीके का क्राइम किए होंगे तभी। सेकंड है कि ये अपराध जो है ना, ये नेशनल लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशंस के अंदर आना चाहिए, और कंट्री जो है वो रिक्वेस्ट करे दूसरे कंट्री को कि मेरे आरोपी को मुझे वापस दे दीजिए। थर्ड है कि रिक्वेस्टेड कंट्री, जैसे इंडिया है ना, हमें भी ये सेटिस्फाई होना होगा कि ये प्राइमा फेसी केस है, यानी कि जो एक्यूज्ड है
जो आरोपी है उसके अगेंस्ट में ये हमें जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ उनके ऊपर जो ये आरोप लगा है कि वो 13,500 करोड़ रुपया लेकर भागे हैं, तो ये चीज़ें सही है। साथ ही एक्स्ट्राडिटेड जो पर्सन है यानी कि जो नीरव मोदी है उनको भी यहाँ पे प्रोसीड करना चाहिए ओनली अगेंस्ट द ऑफेंस, यानी कि जो भी यहाँ पे अपराध वो करके आए हैं जिसके लिए एक्स्ट्राडिशन जो है रिक्वेस्ट किया गया है इंडिया के तरफ से, तो उनके ऊपर भी ये प्रोसीड करना चाहिए। और ही मस्ट बी अकॉर्डेड अ फेयर ट्रायल, यानी कि आप देखो कि यूके की जो कोर्ट है ना वो ये चीज़ें हमें इंडिया को कहती है कि हम आपके इंडियंस को वापस भेज रहे हैं लेकिन इनके साथ एक फेयर ट्रायल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाकर इनको 3rd डिग्री का टॉर्चर दे या फिर इनको गंदे तरीके से रखे। तो आप जानते हो कि यूके की जो कोर्ट है ना वो कई बार ये कह देती है कि इंडिया में जो जेलर लोग हैं, जो जेल में रहते हैं, प्रिजनर है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। हमारे जेल में इतनी फैसिलिटी नहीं होती है कि हम लोग अपने जेलर को जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड वे में रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदगी से रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा हालत बेकार होती है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है जस्टिस देने में। तो वो लोग इस बेसिस पे भी डिनाई कर देते हैं। वो लोग कई सारे ऐसे आरोपी हैं ना जो कि हमारे देश से भाग कर आज भी यूके में बैठे हुए हैं, उनको वापस हम लोग नहीं लेकर आ पाए जस्ट बिकॉज ये सारे रूल्स के कारण, क्योंकि ये यूके के कानून में है और इस ट्रीटी में ये सारी बातें लिखी गई है, इसलिए वो वापस नहीं करते। तो आपको ये पता है कि ओवर क्राउडेड चल रही है हमारी प्रिजन, क्योंकि हमारे जेल में जो है ज़रूरत से ज़्यादा लोग भरे हुए हैं। उसमें से भी आप देखो कि अंडर ट्रायल लोग जो है जिनके ऊपर ये सिद्ध भी नहीं हुआ है कि हाँ वो ये आरोप किए हैं कि नहीं, वैसे लोग भी आज के डेट में जेल में पड़े हुए हैं। तो यही प्रॉब्लम है। नोडल अथॉरिटी देख लेते हैं कि ये जो एक्स्ट्राडिशन की जो प्रोसेस चलती है इसको कौन देखते हैं, तो हमारे देश से जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देखते हैं। ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें हु कैन मेक अ रिक्वेस्ट, कौन यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कौन सी कंट्री जो है वो इंडिया से एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट कर सकती है, यानी कि हम लोग इस एक्स्ट्राडिशन के लिए कौन रिक्वेस्ट कर सकता है और हमें इंडिया को जो है कौन सी कंट्री हमें कर सकती है। तो देखिए ये चीज़ जो है कौन यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता है, तो रिक्वेस्ट जो है हमारे यहाँ से सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी रिक्वेस्ट करेंगे तो ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा, बिल्कुल नहीं स्टार्ट होगा। ये ऐसा नहीं है कि हमारे प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। एक नोडल एजेंसी है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अभी आपको कमेंट करके ये बताना है कि आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे देश में कौन है, तो उनके द्वारा यहाँ पर जो है स्टार्ट किया जाता है। एक्सट्रेडिशन जो है आप लोग देखो कि पब्लिक के कोई मेंबर ऑफ पब्लिक है ना उनके रिक्वेस्ट पे ये अवेलेबल नहीं होता है। साथ ही इंडिया भी यहाँ पे एबल है कि एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट हम लोग को जो है हम लोग दूसरे कंट्री को भी कर सकते हैं। इन केस अगर अर्जेंसी है तो इंडिया प्रोविजनल अरेस्ट जो है फ्यूजिटिव के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो हम लोग यूके को बोल सकते हैं कि इस नीरव मोदी को कम से कम आप अरेस्ट कर लो। अब यहाँ पे देखिए जो इंडियन नेशनल्स हैं वो अगर इंडिया रिटर्न होते कोई भी तरीके का अपराध करके, जैसे वेस्ट एशिया में हो गया, गल्फ़ कंट्रीज़ में हो गए, तो वो उस कंट्रीज़ में नहीं उनको एक्स्ट्राडिट किया जाएगा, उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा इंडिया में, और वो भी इंडियन कानून के द्वारा। तो इंडियन कानून के अनुसार जो है, मतलब मान लीजिए कि नीरव मोदी जो थे वो कुवैत में थे, ठीक है। अब कुवैत का जो है वहाँ के बैंक को लूटे, वो 13,000 करोड़ लूट के वो इंडिया में वापस आ गए। तो जब इंडिया में वापस आ गए वो, या फिर मान लीजिए वहीं लूट लिए, वहीं क्राइम कर लिए, तो क्या आपको लगता है कि उनके ऊपर कानून कहाँ का चलेगा और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो कौन कंट्री करेगी। तो देखिए हमारे देश इतना प्यारा है कि हम लोग ये चीज़ कहते हैं कि हमारे देश के लोग जो है ना सारे कंट्रीज़ में जाकर काम करते हैं, रहते हैं, लेकिन अगर उस कंट्री में जाकर वहाँ पे अगर क्राइम करते हैं ना तो हम लोग अपने लोगों को मांग लेते हैं कि एक काम कीजिए कि हमारे लोग को हमें वापस कर दीजिए, इंडिया वापस भेज दीजिए, फिर हम लोग देख लेंगे कि वो किस हिसाब का क्राइम किए हैं, और हम लोग अपने इंडियन कानून यानी कि हमारे यहाँ का जो कानून है उसके हिसाब से हम लोग उनको जो है सज़ा देंगे। तो ये काम भी होता है। एक्सट्रेडिशन आप देखो जो इंडियन नेशनल्स का है, तो कौन कौन कंट्रीज़ के द्वारा ये बेयर्ड किया गया है बायलैटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ में, तो ये है फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूएई, बुल्गारिया, कुवैत, पोलैंड, रशिया, टर्की, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। ओके, तो ये सारे कंट्रीज़ के साथ जो है हमारे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ नहीं हैं। और साथ ही साथ अगर इंडिया की बात करें तो मे नॉट एक्स्ट्राडाइट नेशन टू द फॉलोइंग कंट्रीज़, यानी कि अगर मान लीजिए कि हमारे देश में कोई अगर भगोड़े आ जाते हैं तो हम लोग किस किस कंट्रीज़ को नहीं भेजेंगे। सऊदी अरेबिया, बहरीन, बेलारूस, हांगकांग, साउथ कोरिया, मंगोलिया, नेपाल एंड टूनिशिया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं बास टू एक्स्ट्राडिशन, यानी कि नो ट्रीटी। किसी ट्रीटी के एब्सेंस में स्टेट्स जो है वो ऑब्लाइज नहीं होते हैं कि वो एक्स्ट्राडाइट करे किसी भी नेशनल, किसी भी मतलब कि किसी देश के अगर देशवासी है उनको लेकर या फिर एलियंस को लेकर, यानी कि अगर ट्रीटी नहीं है तो वैसे में क्या होता है कि कोई कंट्रीज़ जो है इस तरीके का भगोड़े को नहीं दूसरे कंट्रीज़ को दे सकती है।
नो ट्रीटी क्राइम यानी कि एक्स्ट्रेडिशन जनरली ये लिमिटेड होता है किसके लिए, तो क्राइम के लिए जो भी इस ट्रीटी में रखा गया, यानी कि एक प्रॉपर लिस्ट ऑफ क्राइम यहाँ पे रखा गया कि अगर ये सारे जो क्राइम अगर कोई करके अगर भागता है दूसरे देश में तो उन्हीं के ऊपर ये एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज़ जो है वो अप्लाई होगी। मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑफेंसेस अगर देखें तो एक्स्ट्राडिशंस जो है वो डिनाई किया गया है। इट मीन्स कि मिलिट्री और पॉलिटिकल अगर किसी भी तरीके का अपराध है तो उस केस में एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा। टेररिस्ट ऑफेंसेस और अगर वायलेंट क्राइम्स देखें तो इसको भी बाहर रखा गया है पॉलिटिकल ऑफेंसेस के मीन्स इसके डेफिनेशन से। तो ये चीज़ आप मत समझिएगा कि पॉलिटिकल ऑफेंसेस में यहाँ पे आपका जो है टेररिस्ट ऑफेंसेस भी हो जाएगा, कोई भी तरीके का टेररिस्ट जो अपराध होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट नहीं होगी। अगर ड्यूअल क्रिमिनलिटी की अगर यहाँ पे आप वांट देखोगे तो ड्यूअल क्रिमिनलिटी ये एग्जिस्ट तब करता है जब यहाँ पे ऑफेंस जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हो चाहे वो इंडिया में हो और फॉरेन कंट्री हो। यानी कि नीरव मोदी अभी कहाँ पे है, तो इंडिया में आप देखो कि वो यहाँ पे इंडिया को लूट के चले गए, लेकिन अगर यही सेम काम वो यूके को लूट कर अगर इंडिया में कहीं और कंट्री में चले जाते हैं तो ये आपका क्या होता है कि दो तरीके का ये क्राइम हो गया। तो ड्यूअल क्रिमिनलिटी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। प्रोसीजरल कंसिड्रेशंस अगर देखें तो एक्स्ट्राडिशंस जो है इसको डिनाई किया गया है। ड्यू प्रोसीजर जैसा भी कानून यहाँ पे 1962 में कहा गया था ना, तो वो अलाउड नहीं करता है, यानी कि प्रोसीजरल कंसिड्रेशंस यहाँ पे नहीं लिया जाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि ड्यू प्रोसेस जो है अगर ये कानून में ज़रूरी है और इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उस बेसिस में भी एक्स्ट्राडिशन जो है वो मना कर दिया जाएगा, वो नहीं होगा। तो किस किस केस में बार है, पहला तो है कि अगर ट्रीटी साइन नहीं है तो एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस नहीं चलेगा। नो ट्रीटी क्राइम यानी कि ट्रीटी के अकॉर्डिंग अगर क्राइम नहीं किया गया है तो फिर एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस नहीं चलेगा। किसी भी मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑफेंसेस के ऊपर एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी प्रोसीजर नहीं चलता है। साथ ही अगर ड्यूअल क्रिमिनलिटी है तो ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों कंट्री में जो ऑफेंसेस क्रिमिनल ऑफेंसेस होनी चाहिए। साथ ही प्रोसीजरल कंसिडरेशंस है यानी कि एक्स्ट्रेडिशंस को रोका जा सकता है अगर ये ड्यू प्रोसेस यानी कि मीन्स कानून के हिसाब से जो प्रोसीजर होना चाहिए अगर वो हिसाब से नहीं हो रहा है तो फिर एक्स्ट्रेडिशन जो है प्रोसीजर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको पता है कि बैक टू बैक जो है ये एक्स्ट्रेडिशन प्रोसीजर चल रहा है। पहले तो हम लोग माल्या के पीछे पड़े थे, अब नीरव मोदी के पीछे पड़े हैं और हमारे यहाँ पे फ्यूजिटिव ऑफेंडर जो कानून है वो निकल कर आ चुका है। तो इसलिए ये सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको ये और अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिए, हेल्पफुल लगे हैं तो। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लेसन्स कंप्लीट करते रहेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये इसलिए मैं स्टार्ट की हूँ यहाँ पे क्योंकि आपका जो भी मंथली मैगजीन में टॉपिक छूट गया है वो यहाँ पे आपका रिवाइज हो जाएगा। तो मेनली आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये मत बोलिएगा कि ये टॉपिक आपकी छूट गई है, वहाँ नहीं कंप्लीट किए। जहाँ कंप्लीट हो रही है आप लोग पढ़ते जाइए, डेली बेसिस में आप लोग को लेसन मिलते जा रहा है। तो आप लोग इसी तरीके से अगर आप लोग रीड करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे टाइम टू टाइम, तो आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को करंट अफेयर्स में नहीं मिलेगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग। अगर आप लोग को इसी तरीके से डेली बेसिस पे 4 बजे यहाँ पे वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे तो आपकी कोई भी जो वीडियोस है वो यहाँ पे मिस नहीं हो पाएगी। और अगर आप लोग को विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करनी है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी में जाकर आप लोग को मेल करना है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। जब तक प्रीलिम्स नहीं होगा तब तक ये टेस्ट सीरीज़ आपकी चलती रहेगी। सीसैट की बाकी है, आपकी अगस्त में सीसैट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।